वो रात 2 और 3 दिसंबर 1984 की भोपाल की हवा में जहर था। यूनियन कार्बाइड प्लांट से एक गैस लीक हुई और हजारों जानें चली गईं। लाखों लोग आज तक उसका असर झेल रहे हैं। ये दुनिया की शायद सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी है। हाँ, बिल्कुल। और आज हम जो हमारे पास स्रोत हैं उनकी मदद से इसी हादसे को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये हुआ क्यों। वो कौन सी कड़ियां थीं जो इस हादसे तक ले गईं। सही कहा। हम बात करेंगे उस प्लांट की, यूनियन कार्बाइड की, वो जहरीली गैस MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की, और वो कौन सी लापरवाहियां थीं जिनका नतीजा इतना भयानक निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी भोपाल में कर क्या रही थी, और ये MIC गैस ये इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, UCC का ये प्लांट असल में एक कीटनाशक बनाता था, 7 नाम का। भारत में खेती के लिए इसकी जरूरत थी, और इसी को बनाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब MIC एक जरूरी चीज थी। अच्छा। अब MIC की बात करें तो ये गैस बहुत ही जहरीली है। मतलब जरा सी मात्रा भी अगर सांस में चली जाए तो फेफड़ों को जला सकती है, अंधा पर ला सकती है और मौत भी हो सकती है। ओ। और सबसे खतरनाक बात, पानी। अगर ये पानी के संपर्क में आ जाए तो एकदम बेकाबू हो जाती है, भयानक गर्मी और दबाव पैदा करती है। पानी के संपर्क में बेकाबू, ये तो सुन के ही डर लगता है। और सुना है कि इस खतरे के बावजूद प्लांट में सुरक्षा इंतजाम कुछ ठीक नहीं थे। हाँ, दुर्भाग्य से स्रोत यही बताते हैं। हादसे से पहले ही कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम जैसे गैस स्क्रबर, जो गैस को न्यूट्रलाइज कर सकता था, हाँ, वो बंद पड़ा था। फ्लेयर टावर, जो गैस को जला सकता था, वो भी काम नहीं कर रहा था, मरम्मत के इंतजार में था। मतलब जो चीजें रोक सकती थी या कम कर सकती थी असर, वो पहले से ही बंद थी। जी, और सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि खर्चे बचाने के लिए रखरखाव का बजट कम कर दिया गया था, कर्मचारियों की संख्या भी शायद घटाई गई थी, ट्रेनिंग भी अपर्याप्त थी। लागत बचाने के लिए सुरक्षा से समझौता, ये तो सीधे सीधे खतरे को दावत देना हुआ। क्या कर्मचारियों को पता था कि वो कितनी खतरनाक चीज के साथ काम कर रहे हैं? उन्हें ट्रेनिंग मिली थी? सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। बहुत से कर्मचारियों को MIC के असली खतरों का या इमरजेंसी में क्या करना है इसका शायद पूरा अंदाजा ही नहीं था। कम स्टाफ, कम ट्रेनिंग, ये सब मिलकर एक बहुत खतरनाक स्थिति बना रहे थे। तो इस पूरी लापरवाही के माहौल में वो रात आई 2-3 दिसंबर की। क्या हुआ उस टैंक नंबर E610 में? माना जाता है कि टैंक E610, जिसमें करीब 42 टन MIC रखी हुई थी, उसमें किसी तरह पानी चला गया, शायद सफाई के दौरान या कोई और लीकेज। और जैसा आपने बताया, पानी और MIC का मिलना, हाँ, वो विनाशकारी साबित हुआ। टैंक के अंदर रिएक्शन शुरू हो गया। तापमान, दबाव दोनों बहुत तेजी से बढ़ने लगे। कहते हैं तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था। दबाव सामान्य से कई गुना ज्यादा। इतना ज्यादा दबाव टैंक झेल नहीं पाया होगा। अंदाजा है कि करीब 40 टन MIC और दूसरी जहरीली गैसें सीधे भोपाल की हवा में फैल गईं। 40 टन? और लोग सो रहे थे। हाँ? ज्यादातर शहर सो रहा था। और सबसे भयानक बात यह कि प्लांट का जो चेतावनी सिस्टम था, जो अलार्म था, हाँ। वो या तो बजा ही नहीं, या इतनी देर से और इतना धीमा बजा कि किसी को वक्त पर चेतावनी ही नहीं मिली। हे भगवान, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों पर क्या बीती होगी। जब लोगों की नींद खुली तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हवा में जैसे मिर्च घुल गई हो, आंखें जल रही थीं, भयानक खांसी उठ रही थी। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, बस भगदड़ मच गई। जिधर देखो लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, हवाई मौत बन गई थी। और मौत का आंकड़ा, इसमें काफी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ, सरकारी आंकड़े शुरुआत में करीब 3000 मौतों के थे, लेकिन कई स्वतंत्र स्रोत और संगठन मानते हैं कि पहले कुछ दिनों में ही शायद 8000 से 10,000 लोग मारे गए थे। और 8 से 10,000 पहले कुछ दिनों में? जी, और अगर उन मौतों को भी जोड़ें जो बाद में गैस से हुई बीमारियों की वजह से हुई, तो कुल आंकड़ा 15,000, 20,000 या शायद उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। लाखों लोग तो प्रभावित हुए ही, जिन्हें स्थायी बीमारियां हो गईं। और कंपनी यूनियन कार्बाइड, सरकार, उनका क्या रवैया रहा? UCC के CEO थे वॉरेन एंडरसन। वो भारत आए, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। हाँ, मैंने पढ़ा था। लेकिन बस कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई और वो अमेरिका लौट गए। फिर कभी भारत के कानून के सामने पेश नहीं हुए। बाद में UCC ने भारत सरकार से एक समझौता किया, करीब $470 मिलियन का मुआवजा दिया। $470 मिलियन? इतनी बड़ी तबाही के लिए ये तो बहुत कम लगता है। हाँ, पीड़ितों और एक्टिविस्ट के हिसाब से ये रकम ऊंट के मुंह में जीरा थी।
और इसे बांटने में भी सालों लग गए। बहुत से असली हकदारों तक तो ये ठीक से पहुंचा भी नहीं। न्याय एक तरह से अधूरा ही रह गया। और आज करीब 4 दशक हो गए, आज भोपाल कैसा है? क्या जख्म भर गए? त्रासदी आज भी जी रही है वहां। हजारों लोग आज भी उन बीमारियों से जूझ रहे हैं जो उस गैस की वजह से हुई। सांस की दिक्कतें, कैंसर, आंखों की समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आज भी हाँ, आज भी। और इसका असर अगली पीढ़ी में भी दिख रहा है। बच्चों में जन्मजात विकृतियां पाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात, वो जो प्लांट साइट है वहां आज भी हजारों टन जहरीला कचरा पड़ा है। वो जमीन में, पानी में जहर घोल रहा है। उसकी सफाई का काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब त्रासदी खत्म ही नहीं हुई है। ये सब सुनकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या इसे रोका जा सकता था? स्रोत तो यही बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर वो सेफ्टी सिस्टम काम कर रहे होते, अगर नियमों का पालन होता, अगर कर्मचारियों की ट्रेनिंग सही होती, अगर मुनाफे के ऊपर इंसान की जिंदगी को रखा जाता, तो शायद भोपाल की कहानी कुछ और होती। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये लापरवाही और लालच का नतीजा था। तो आखिर ये पूरी घटना, ये त्रासदी हमें सोचने पर क्या मजबूर करती है? क्या सबक है इसमें? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। विकास चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है, लेकिन किस कीमत पर? क्या पर्यावरण और इंसानी जिंदगी की कीमत पर? भोपाल हमें बार बार याद दिलाता है कि जब मुनाफा, सुरक्षा और जिम्मेदारी से बड़ा हो जाता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। ये सवाल शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना कल था।